हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विघ्नम एजुकेशन। दिस इज शुभ। आज की वीडियो में हम लोग इस मैटर अराउंड अस प्योर के चैप्टर 2 जो कि आपका क्लास 9 का चैप्टर 2 है, क्लास 9 साइंस का, उसके चैप्टर से हम लोग एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका मैंने बेसिकली एक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बनाया था। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में मैंने इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व किया था और कुछ एक्सरसाइज के अंदर जो हमारे एक्टिविटी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं या न्यूमेरिकल्स थे उसको भी मैं सॉल्व किया था। ठीक है, आज हम लोग पेज 28 से इसके जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है रिगार्डिंग दी सेपरेशन टेक्निक्स। ठीक है, पहला इसमें पूछा है सोडियम क्लोराइड को हमको सेपरेट करना है वाटर से। ठीक है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सॉल्ट से या सोडियम क्लोराइड से काफ़ी ज़्यादा कम होता है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। सो हम लोग एवापोरेशन टेक्निक यूज़ करके जब हम लोग वाटर को एवापोरेट करा देते हैं हमारे पास सोडियम क्लोराइड या सॉल्ट के क्रिस्टल्स बच जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टेक्निक है अमोनियम क्लोराइड को एक मिक्सचर से अलग करना है। वो मिक्सचर किस चीज़ का है? अमोनियम क्लोराइड एंड NaCl, सोडियम क्लोराइड का जो मिक्सचर है उसमें। ठीक है, इस मिक्सचर में दो कंपोनेंट्स हैं, एक है अमोनियम क्लोराइड एंड NaCl, सोडियम क्लोराइड। हमको इसमें से अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट कर लेना है। ठीक है, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि सब्लिमेशन में अगर उसमें हम लोग नैप्थलीन, एंथ्रासीन, अमोनियम क्लोराइड ये सारी चीज़ें आती हैं तो वो सब्लिमेशन के प्रोसेस के थ्रू गुजरेगा। सो इसका आंसर होगा सब्लिमेशन। नेक्स्ट जो टेक्निक है, ठीक है, मेटल पीसेस फ्रॉम इंजन ऑयल। बेसिकली अगर स्मॉल मेटल पीसेस हैं इंजन ऑयल के अंदर हम उसको फिल्ट्रेशन टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं। पिगमेंट्स फ्रॉम फ्लावर एक्सट्रैक्ट, ठीक है, इसको हम लोग क्रोमाटोग्राफी टेक्निक से अलग कर सकते हैं। इस टेक्निक के बारे में भी हमने इसको पार्ट 2 में कवर किया था, आप जाके उसकी डिटेल स्टडी कर सकते हैं। बटर फ्रॉम कर्ड, ठीक है, ये हाउस होल्ड एक्टिविटी है। बेसिकली हम लोग ग्राइंडर लेते हैं, उसमें ग्राइंड करके हम लोग बटर को सेपरेट करते हैं फ्रॉम कर्ड। ठीक है, सो उसमें जो फोर्स लगता है ग्राइंडर के अंदर बेसिकली दैट इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो प्रोसेस क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, नेक्स्ट चीज़ क्या है? ऑयल फ्रॉम वाटर। बेसिकली ये काफ़ी इजी प्रोसेस है। जैसे कि ऑयल वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है, हम लोग एक सेपरेशन फनल या सेपरेटिंग फनल लेके उसको, ठीक है, सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है? टी लीव्स फ्रॉम टी। ये भी हमारी हाउस होल्ड एक्टिविटी है। हम लोग घर में कुछ भी सिंपल एक फिल्टर लेते हैं, ठीक है, वो आपका प्लास्टिक का भी हो सकता है या आपका मेटल का रहता है। ठीक है, बेसिकली स्टील का रहता है जो छन्नी रहती है। सो उसमें से हम लोग टी लीव्स को सेपरेट करते हैं टी से, वो फिल्ट्रेशन टेक्निक है। ओके, नेक्स्ट चीज़ क्या है? आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड। अगर सैंड के अंदर आयरन पिन्स मिले हुए हैं, सो आयरन क्या है? उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रहती है। अगर हम एक मैग्नेट को लेकर आयरन वहाँ पे मैग्नेट को घुमाएंगे सो आयरन पिन्स सैंड से सेपरेट हो जाएंगी, वो अट्रैक्ट होकर मैग्नेट की तरफ आ जाएंगी। सो इसका प्रोसेस होगा मैग्नेटिक सेपरेशन। नेक्स्ट चीज़ क्या है? व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। ठीक है, अभी जो खेती करने के बाद उन लोग जो सब सेपरेट करते हैं उस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं? विनोइंग। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं? व्हीट ग्रेन्स को उसके जो छिलका या हस्क से अलग करते हैं, या उसके लिए हम लोग अगर एयर भी उस तरफ ब्लो करेंगे, ठीक है, एयर को प्रोवाइड करते हैं, सो उसका जो हस्क है वो उड़ के चला जाएगा और हमारे पास ग्रेन्स बच जाएंगे। नेक्स्ट चीज़ क्या है? फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर। ठीक है, अगर वाटर का एक सपोज एक ग्लास के अंदर वाटर है, ठीक है, उसके अंदर आप लोग कुछ मड मिला दो, लेकिन ये क्या होता है? एक अनस्टेबल सॉल्यूशन होता है। उसी वजह से जो मड के पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ कुछ टाइम बाद बैठ जाते हैं। सो आप इसको सेडिमेंटेशन टेक्निक द्वारा भी सेपरेट कर सकते हो। अगर आप उसको क्विक रिजल्ट चाहते हो तो आप फिल्टर करके इसको सेपरेट कर सकते हो। तो सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन इज दी टेक्निक। सो ये सारी टेक्निक्स थी सेपरेशन टेक्निक्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है टी मेकिंग प्रोसेस का। ठीक है, अभी चाय बनाना नहीं है, लेकिन हमको इस प्रोसेस को सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, डिजॉल्व, सॉल्यूएबल, इनसॉल्यूएबल, फिल्ट्रेट, रेसिड्यू ऐसे टर्म्स को यूज़ करके चाय को यहाँ पे बनाना है। ठीक है, सो अभी पहला हम लोग यहाँ पे स्टेप्स को देख लेते हैं कि आपको स्टेप्स लिखने हैं टी मेकिंग प्रोसेस के, लेकिन आपको इन सब वर्ड्स का यूज़ करना है। ठीक है, टेक 100 ml ऑफ वाटर एज सॉल्वेंट। इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि मैंने इसको किस तरह से अरेंज किया है। ठीक है, टेक 100 ml ऑफ वाटर, जो हमारा ये वाटर है
इसको हम लोग सॉल्वेंट के हिसाब से लेंगे, ठीक है। टेक 100 ml ऑफ वाटर एज सॉल्वेंट इन अ केटल एंड बॉयल इट, ठीक है। पहले पानी को लेके बॉयल कर लेते हैं, पानी हमारा यहाँ पे सॉल्वेंट है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन द सॉल्वेंट बॉयल्स, जब पानी गर्म हो जाता है, ठीक है। सॉल्वेंट मतलब क्या, वाटर। ऐड मिल्क, टी लीव्स, शुगर एज सॉल्यूट एंड कीप बॉइलिंग इट, ठीक है। सो सॉल्वेंट के अंदर हम लोग क्या मिला रहे हैं, सॉल्यूट मिला रहे हैं, तो हमको फाइनली क्या मिलता है, एक मिक्सचर मिलता है, ठीक है। हमको फाइनली एक, हम लोग जब उसको फिल्ट्रेट कर लेंगे हमको एक सॉल्यूशन मिलेगा जो आपका फाइनल टी होता है, जिसको हम लोग ड्रिंक करते हैं, ठीक है। सो यहाँ तक समझ में आ गया। व्हेन सॉल्वेंट बॉयल्स ऐड मिल्क, टी लीव्स, शुगर एज सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया। सो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट क्लियर है। उसके बाद कलर ऑफ द टी लीव्स गोज इनटू द सॉल्यूशन, ठीक है। डेफिनेटली जो टी लीव्स हैं उसका जो कलर्स है वो पानी के अंदर घुल मिल जाएगा, ठीक है। गोज इनटू द सॉल्यूशन। अभी सॉल्यूशन क्या, जो चाय है, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट जो है वही अपना सॉल्यूशन है, जो कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मिक्स होने से बना है, दैट इज सॉल्यूशन। एंड यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, शुगर डिजॉल्व्स, ठीक है। शुगर क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है उसके अंदर, इन इट। ऑन फिल्ट्रेशन, जब हम उसको फिल्टर कर लेते हैं, ऑन फिल्ट्रेशन वी गेट, हमको फिल्ट्रेट टर्म भी यूज करना है। ऑन फिल्ट्रेशन वी गेट टी एज फिल्ट्रेट। सो फिल्ट्रेट क्या है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। वी गेट टी, ठीक है, वी गेट टी एज फिल्ट्रेट। और जो बच जाएगा, ठीक है, जो चाय पत्ती बच जाती है, द रिमेनिंग टी लीव्स बीइंग इनसॉल्युबल। अभी चाय पत्ती क्या होती है, वो इनसॉल्युबल होती है, वो रेसिड्यू है, ठीक है, जो बाकी बच जाता है। सो क्या हो गया, द रिमेनिंग टी लीव्स बीइंग इनसॉल्युबल इज रेसिड्यू। ओके, सो ये था टी मेकिंग प्रोसेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 3। ओके, सो क्वेश्चन 3 में एक आपको टेबल दे दिया है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूरी तरह से लिखा नहीं है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को बुक से रेफरेंस लेकर, ठीक है। सो बेसिकली एक टेबल दिया है, उस वहाँ पे इस टेबल के अंदर टेम्परेचर दिया गया है, ठीक है, सब्सटेंस डिजॉल्व दिया गया है। ओके, पहले इस चीज़ को देख लेते हैं कि ये सब्सटेंस डिजॉल्व, यहाँ पे 4 चीज़ें लिखी गई हैं। एक है पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ओके, यहाँ पे उन सारी चीज़ों की, ठीक है, ये चारों मटेरियल या मिक्सचर्स के सॉल्युबिलिटी आपको दी गई है, ठीक है। 21, 32, 63 जो भी आपको दिया गया है, ये सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। वो क्या चीज़ है मैं अभी डिस्कस करता हूँ, और ये वेरियस टेम्परेचर्स है। एक चीज़ तो हमको मालूम है कि सपोज अभी वाटर का टेम्परेचर, सपोज एक लिक्विड है, ठीक है, उसका टेम्परेचर जितना है उसके अंदर, सपोज वाटर का अभी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, उसके अंदर आप अभी सॉल्ट को या शुगर को मिक्स करो, वो जितना जल्दी या जितना मात्रा में, ठीक है, जितना अमाउंट में उसके अंदर मिक्स होगा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे सो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। सो ये सब हम चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं। अभी उन्हीं सारी चीज़ों को अभी एक टेबल के फॉर्म में दे दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सपोज ये 100 ग्राम्स ऑफ वाटर के लिए लिया गया है, ठीक है। पर 100 ग्राम ऑफ वाटर के लिए ये सॉल्युबिलिटी दी गई है। इसका मतलब क्या है, 283 केल्विन पर, ठीक है, 283 केल्विन पर 100 ग्राम ऑफ वाटर में 21 ग्राम का पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूबल होकर है, ठीक है, यानी कि मिक्स होकर है, वो डिसॉल्व होकर है, ठीक है। सो पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी कितनी बता रही है, 21 ग्राम्स। ओके, ये सब ग्राम्स में है, ठीक है। सब्सटेंस डिसॉल्व 21 ग्राम्स या उसकी सॉल्युबिलिटी दी गई है, ये 21 रिप्रेजेंट कर रही है पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। अभी देखो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, 283 के, यानी कि ये कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 के। सो सिमिलरली आप यहाँ पे अभी केल्विन पे ही फोकस करो। अभी देखिए यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, 283 से 293 हुआ, 313, 333, 353 के। सो अभी देखो सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है फॉर दी इंडिविजुअल प्रोडक्ट, ठीक है। सारे प्रोडक्ट्स में आप देख सकते हो, सारे मिक्सचर्स में अभी जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है।
अभी क्वेश्चन में 1 बाई 1 हमको क्या पूछा गया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पार्ट ए में हमको पूछा गया है कि पोटेशियम जो नाइट्रेट है, ठीक है, कितना पोटेशियम नाइट्रेट आपको चाहिए एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। उस सॉल्यूशन में क्या रहेगा, पोटेशियम नाइट्रेट की आपको मात्रा पूछी गई है, ठीक है, और यहाँ पे 50 ग्राम्स ऑफ वाटर दिया गया है एट 313 K। ओके, आप क्वेश्चन ए को अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन ए में पूछा गया है कि हमको पोटेशियम नाइट्रेट की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। अभी ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आपका पोटेशियम नाइट्रेट के बारे में पूछा गया है इन 50 ग्राम्स ऑफ वाटर। सो वाटर कितना दे दिया गया है, 50 ग्राम्स। टेम्परेचर कितना दिया है, 313। सो हम लोग अभी इस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है, 62 और पोटेशियम नाइट्रेट। अभी जब इनिशियली 100 ग्राम्स ये सैंपल दिया था हमको 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। सो जब हम लोग एक सैंपल लेते हैं पोटेशियम नाइट्रेट का, ये पोटेशियम नाइट्रेट और वाटर जब मिक्स होता है वो एक सॉल्यूशन बना रहा है, ठीक है। ये इसका सॉल्यूट है, ये इसका सॉल्वेंट है। अभी 100 ग्राम्स में 313 टेम्परेचर पर, ठीक है, 313 K पर 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में पोटेशियम नाइट्रेट 62 ग्राम्स सॉल्युबल हो पा रहा है, ठीक है। सो अगर इसी टेम्परेचर पर अगर ये वाटर की वैल्यू, ठीक है, 100 ग्राम से कम कर 50 ग्राम्स कर दी गई, सो उसमें कितना पोटेशियम नाइट्रेट डिसॉल्व होगा। डेफिनेटली अगर 100 ग्राम्स में 62 ग्राम्स डिसॉल्व हो पा रहा है या सॉल्युबल है, सो 50 ग्राम्स में कितना होगा, इसका आधा हो जाएगा, दैट विल बी 31 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे वही इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा है 313 K, ठीक है। इतने टेम्परेचर पर 62 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट कितने वाटर में है, 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में डिसॉल्व है। अभी मेरे को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x क्या है कि कितना पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्युबल हो पाएगा, ठीक है। व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम्स ऑफ वाटर। अगर 62 ग्राम्स का पोटेशियम नाइट्रेट 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में है, सो 50 ग्राम्स ऑफ वाटर में इस x की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। सो 62 इंटू 50 बाई 100 इज इक्वल टू 31 ग्राम्स ऑफ KNO3 और पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। ये काफ़ी इजी सा था और डायरेक्टली आप ऐसे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं या डायरेक्टली आप इसको कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं कि 100 ग्राम के अगर सैंपल में, ठीक है, इतने सॉल्वेंट के अंदर पोटेशियम नाइट्रेट 62 ग्राम्स, हमने 62 क्यों लिया इन चारों वैल्यू से, क्योंकि हमको 313 K पर पूछा गया है, ठीक है। सो 62 ग्राम्स का अगर पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्युबल हो रहा है 100 ग्राम में, तो 50 ग्राम में कितना होगा, इसका आधा होगा, दैट विल बी 31 ग्राम्स। चलते हैं बी की तरफ, क्वेश्चन बी की तरफ। क्वेश्चन बी में पूछा गया है कि अगर हम पोटेशियम क्लोराइड को 353 K पर, ठीक है, जो कि इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ओके। अगर हम देखें पोटेशियम क्लोराइड 353 K पर उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, 54 ग्राम्स, ओके। सो अगर उसको ठंडा कर दिया जाए, कूल्स डाउन, ठीक है, अगर उसके कूलिंग होने पर इसमें क्या चेंजेस आएंगे, आपको एक एक्सप्लेनेशन देना है कि इसमें क्या होगा, ठीक है। पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं कि टेम्परेचर का क्या रोल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर देखो ये पोटेशियम क्लोराइड है, अभी टेम्परेचर था 283 K, सो इसमें 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में 35 ग्राम्स अभी खाली मिक्स हो पा रहा है, ठीक है, सॉल्युबल हो पा रहा है। अभी टेम्परेचर बढ़ाते गए, ठीक है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती गई, सो आप एक्स्ट्रा कितना अमाउंट ऐड कर पा रहे हो, ठीक है, अराउंड 19 ग्राम्स आप ऐड कर पा रहे हो, ठीक है, किसका, पोटेशियम क्लोराइड का। सो मैं 19 ग्राम्स एक्स्ट्रा ऐड कर पा रहा हूँ। मेरा टेम्परेचर अगर बढ़कर, ठीक है, इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर अगर बढ़कर 353 K हो जा रहा है, सो कूलिंग होने पर क्या होगा, जो कूलिंग होने पर सपोज अभी इसको ठंडा कर दिया गया, ठीक है, क्या करना है, ऑन कूलिंग ऑफ पोटेशियम क्लोराइड सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट 353 K, 353 K पर जो कि इसका सॉल्यूशन है पोटेशियम क्लोराइड का, उसको ठंडा किया जाएगा। अभी जब सपोज उसका टेम्परेचर गिरकर, ठीक है, 313 पे आ गया, कितने पे आ गया, 313, 353 K से इसका टेम्परेचर गिरकर आ गया 313। सो 313 टेम्परेचर पर कितना पोटेशियम क्लोराइड सॉल्युबल हो सकता है,
40 ग्राम्स, यानी कि ये इससे कितना कम है, अराउंड 14 ग्राम्स। सो वो 14 ग्राम्स क्या करेगा, क्रिस्टल फॉर्मेशन करेगा बिकॉज ऑफ कूलिंग। सो आपको इसी चीज को आंसर में लिखना है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया, द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस एज टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर गिरेगा तो सॉल्युबिलिटी गिरेगी या डिक्रीज होगी। द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस एज टेम्परेचर डिक्रीजेस, एज अ रिजल्ट ऑफ विच सम अमाउंट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड विच एक्सीड्स इट्स solubility at lower temperature separates out as crystals, ठीक है। सपोज इसका टेम्परेचर अभी 353 से गिरकर 313 हो गया, ठीक है। सो इसका टेम्परेचर गिरकर कितना हो गया, विच एक्सीड्स इट्स सॉल्युबिलिटी एट लोअर टेम्परेचर, ठीक है। अभी 313 पर इसकी सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए 40, ठीक है, लेकिन इस पे कितना एडिशनल सॉल्युबिलिटी कितनी है, 14 ग्राम्स। सो वही 14 ग्राम्स सेपरेट्स आउट एज क्रिस्टल्स। सो आपको इस चीज को वहां पे मेंशन करना है। होप इसको आप समझ पाए होंगे। चलते हैं सी की तरफ। चलिए अभी लास्ट के इसी क्वेश्चन के जो लास्ट दो क्वेश्चंस हैं सी एंड डी, उसको एक साथ देख सकते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। अभी ये काफ़ी इजी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आपके आते हैं इसी रिलेटेड, इसी कॉन्सेप्ट पे, सो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप डेफिनेटली उन एग्जाम्पल्स को या उन क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सो अभी इसमें क्या पूछा गया है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 K, ठीक है। अभी 293 कहाँ पे है, ये, ठीक है, 293 केल्विन। अभी इस 293 K पर सॉल्युबिलिटी निकालनी है ईच सॉल्ट की, ये सारे चारों सॉल्ट है। सो 32 ग्राम्स, ठीक है, ये है पोटेशियम नाइट्रेट की, 36 ग्राम्स है सोडियम क्लोराइड की, 35 ग्राम्स है पोटेशियम क्लोराइड की, ठीक है, 37 ग्राम्स है अमोनियम क्लोराइड की। सो ये थी सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट, ठीक है, ईच सॉल्ट एट 293 K, यानी कि 293 K टेम्परेचर पर 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 293 K यानी कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है, ईच सॉल्ट कितना सॉल्युबल हो पा रहा है, ठीक है। सो ये इनकी चारों की वैल्यू थी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। ये चीज़ मैं अभी डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा सॉल्युबिलिटी पे। टेम्परेचर बढ़ता हुआ जाएगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती हुई जा रही है, टेम्परेचर कमेगा तो सॉल्युबिलिटी कमती हुई जाएगी, ठीक है, कम होती हुई जाएगी। सो अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, टेम्परेचर अगर बढ़ता है सो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है, इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए अभी जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। इसमें हमको कुछ चीज़ें पूछी गई हैं कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, एक प्योर सब्सटेंस क्या है, ठीक है, और नेक्स्ट भी हमको पूछेगा कि एक कॉलॉइड क्या है, एक सस्पेंशन क्या है, ठीक है। अभी मैंने इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया है। अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल नॉलेज चाहिए तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को आप फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको उसकी जो डिस्क्रिप्शन है, लिंक जो है मैं आपको वीडियो के एंड पे दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो चलिए अभी जानते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। जब हम सुनते हैं कि ये टर्म सॉल्यूशन क्या है, एक सॉल्यूट एंड एक सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अभी सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं। अ सॉल्यूट, ठीक है, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर। इसमें क्या बोल रहा है कि सपोज हम एक फिक्स टेम्परेचर ले लेते हैं, ओके, सपोज इसके अंदर सॉल्वेंट है, ओके, सॉल्वेंट हमारा क्या है, वाटर। अभी टेम्परेचर है 298 K, अभी टेम्परेचर हो गया फिक्स। अभी इसके अंदर हम लोग मिला रहे हैं सोडियम क्लोराइड, ओके, यानी कि कॉमन सॉल्ट। सो सपोज ये इस टेम्परेचर पे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 25 ग्राम्स डिजॉल्व हो पा रहा है। सो इसकी सॉल्युबिलिटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये सॉल्यूट है, ठीक है, ये 25 ग्राम मिक्स हो सकता है, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, उसके बाद भी उसके अंदर सॉल्ट ऐड करना चाहेंगे तो वो सॉल्ट उसके अंदर डिजॉल्व नहीं होगा। क्यों? वो उसके मैक्सिमम कंसंट्रेशन को रीच कर चुका होगा या मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी को रीच कर चुका होगा,
ठीक है। सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? एक सॉल्यूशन जिसके अंदर, ठीक है, हम लोग और सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऑलरेडी मिक्स होके या डिसॉल्व होके रहेगा, ठीक है, फॉर द पर्टिकुलर टेम्परेचर। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा? उसका सैचुरेशन पॉइंट बढ़ता हुआ जाएगा या उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। अभी एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है, इसको मैं समझा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सपोज हम लोग जिस चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया है, एडिंग सॉल्ट टू वाटर एट अ टेम्परेचर इट मिक्सेस अप, ठीक है, इट गेट्स मिक्सड अप। सो अगर हम लोग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है, सॉल्ट को ऐड करते हैं वाटर में, ये क्या होता है? इसके अंदर मिक्स हो जाता है। एट सेम टेम्परेचर व्हेन वी कीप ऑन एडिंग, ठीक है, अगर हम उसी टेम्परेचर पे सॉल्ट को कीप ऑन एडिंग, मतलब हम सॉल्ट को रेगुलरली ऐड करेंगे, सो एक स्टेज ऐसा भी आएगा जहाँ पे ये इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। सो हमको वहाँ से मालूम पड़ेगा कि द सॉल्यूशन हैज़ रीच्ड इट्स मैक्सिमम कंसंट्रेशन, ठीक है, वही उसका सैचुरेशन पॉइंट होता है। सो वो रिप्रेजेंट करता है एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को। सो अगर आपको डेफिनेशन पूछता है तो आप ये चीज़ को मेंशन करो, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या बोला गया है? प्योर सब्सटेंस। अभी एक प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जो कि बना हुआ होता है सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स से, ठीक है, एलिमेंट्स से बना हुआ होता है। जैसे कि, ठीक है, अभी हम प्योर सब्सटेंस के अंडर में एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स को देखते हैं, ठीक है। वेरियस एग्जांपल्स देख लेते हैं। मरकुरी, आयरन, गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड। अगर 22 कैरेट गोल्ड होगा, उसमें 22 पार्ट्स ऑफ गोल्ड के रहेंगे और 2 पार्ट्स उसमें एडिशनल रहेंगे, सिल्वर, कॉपर, ऐसे एडिशनल रहेंगे। सो वो 24 कैरेट गोल्ड ही आपका प्योर गोल्ड कहलाएगा। 22 कैरेट गोल्ड आपका प्योर नहीं है, क्योंकि उसमें दूसरे एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है। सो अगर हम देखते हैं कि एलिमेंट्स में क्या क्या होगा, मरकुरी, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ऑक्सीजन, आर्गन। कंपाउंड्स क्या हैं? जो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स को जोड़ के बने हुए हैं, ठीक है, लाइक वाटर जो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलके बना है, उसी तरह से शुगर, सॉल्ट, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होंगे। चलते हैं इसके कॉलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है, एंड सस्पेंशन के बारे में जानते हैं। चलिए अभी जान लेते हैं कॉलोइडल सॉल्यूशन के बारे में या कॉलोइड एंड सस्पेंशन के बारे में, ठीक है। अभी बेसिकली हम लोग को आइडिया है कि एक ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। ट्रू सॉल्यूशन जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, सॉल्ट इन वाटर या शुगर इन वाटर, ठीक है, जिसके अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, लेस देन 1 नैनोमीटर। सो उसमें टिंडल इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता था, ठीक है। अगर हम एक बीम ऑफ लाइट को उसके थ्रू पास कराते हैं, लाइट इजीली पास हो जाती है, हमको उसमें पाथ दिखाई नहीं पड़ता है बीम ऑफ लाइट का, उसमें स्कैटरिंग नहीं करा पाते हैं। जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वो स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग कॉलोइड एंड सस्पेंशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कॉलोइड के बारे में, ठीक है। बेसिकली जो कॉलोइड होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उसका जो साइज होता है, ठीक है, ये साइज किसका है? सॉल्यूट पार्टिकल्स का, ठीक है। जो सॉल्यूट का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से ज़्यादा है, लेस देन 100 नैनोमीटर है, ठीक है, इन बिटवीन है। लेकिन ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनके साइज, ठीक है, इसका जो साइज है वो इतना होता है कि वो बीम ऑफ लाइट की स्कैटरिंग करा सके, ठीक है। सपोज एक ग्लास के अंदर, जैसे कि कॉलोइड का एग्जांपल है मिल्क, मैं एक ग्लास के अंदर सपोज मिल्क ले लेता हूँ, ठीक है। जब मैं लाइट को पास कराऊंगा सो उसके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो स्कैटरिंग कराएंगे लाइट की, तो मेरे को एक पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। सो इसके जो पार्टिकल साइज है वो कितना हो गया? 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर, ठीक है। अभी इसके अंदर जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी कि ये एक होमोजेनियस मिक्सचर जैसा अपीयर होता है, बट एक्चुअल प्रैक्टिस में, ठीक है, एक कॉलोइडल सॉल्यूशन या एक कॉलोइड एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। वेरियस एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं इसके एग्जांपल्स में, जैसे कि ब्लड, इंक, मिल्क, स्मोक, ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। एक कॉलोइड सॉल्यूशन एक स्टेबल सॉल्यूशन होता है और टिंडल इफेक्ट
शो करता है, ठीक है, ऑलवेज शोज टिंडल इफेक्ट। जैसा कि मैंने अभी कहा, अब ये स्टेबल सॉल्यूशन क्या होता है, एक सॉल्यूशन तभी स्टेबल कहलाएगा अगर हम उसको रेस्ट पे रख देंगे, ठीक है। सपोज आप एक ग्लास ले लो, ग्लास के अंदर आप मिल्क ले लो, लेकर आप उसको रेस्ट में रख देते हो तो उसके अंदर के जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, यानी कि जो उसके सॉल्यूट है, वो नीचे बैठ जाते हैं क्या, ठीक है, उनमें कुछ ग्रेविटी की जैसे तरफ से, ठीक है, अगर उनके ऊपर कुछ ग्रेविटी गिरती है वो सेटल डाउन हो जाते हैं क्या, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आप उसी जगह पे आप मडी वाटर ले लो, सो उसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो डेंसिटी की वजह से नीचे की तरफ बैठ जाते हैं या स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। सो एक कॉलॉइड हमेशा एक स्टेबल सॉल्यूशन है, उसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो कभी बैठते नहीं हैं, सेटल नहीं हो जाते हैं नीचे की तरफ अगर हम उसको रेस्ट पे छोड़ दिया जाए, ठीक है। और ये हमेशा एक टिंडल इफेक्ट को शो करता है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन के जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सो हम इसको ईजिली देख पाते हैं, ठीक है, नेकेड आई से देख सकते हैं। लेकिन ठीक है, अभी इनके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सॉल्यूट पार्टिकल्स का वो अनइवन है। सो ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, यानी कि कॉम्पोजिशन हर जगह पे सेम नहीं है, ठीक है। सपोज एक ग्लास के अंदर मैंने अभी चॉक डाल दिया, ठीक है, अभी उसके अंदर आप सैंड डाल दो, ठीक है। सपोज आप सैंड इन वाटर एग्जांपल ले लो, ठीक है। आप अगर टॉप साइड से चेक करोगे तो उसकी कॉम्पोजिशन, ठीक है, वो अलग आएगा, बॉटम साइड से अगर चेक करोगे तो वो अलग आएगा, ठीक है। लेकिन उसके बजाय अगर आप एक ट्रू सॉल्यूशन ले लेते हो लाइक सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, आप उसको कहीं से भी चेक करो उसकी कॉम्पोजिशन सेम आएगी या उसकी इवन डिस्ट्रीब्यूशन रहती है, ठीक है। लेकिन इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। अभी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर उसी की वजह से हो जाएगा, ठीक है। इसमें टिंडल इफेक्ट मे और मे नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ठीक है। एक सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट शो कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, क्यों, क्योंकि ये एक अनस्टेबल सॉल्यूशन है। अगर कुछ टाइम के लिए एक सस्पेंशन को रख दिया जाए सो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे या बैठ जाएंगे। सो अगर अभी एक ग्लास है, ग्लास के अंदर मडी वाटर है, अब अगर अभी इस टाइम पे मैं लाइट को पास कराता हूँ तो लाइट की स्कैटरिंग होगी पार्टिकल्स द्वारा, लेकिन अगर इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाए सो सम पार्टिकल्स विल सेटल डाउन। सो अभी ये जो स्कैटरिंग है उसको वो शो नहीं करेगा। सो इसमें टिंडल इफेक्ट कभी शो कर सकता है, शो कभी नहीं भी कर सकता है, ठीक है। वेरियस एग्जांपल्स देख लेते हैं, मडी वाटर, पेंट्स, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, लाइम वाटर, चॉक इन वाटर, फ्लोर इन वाटर, ठीक है। ये बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। सो अभी हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, कॉलॉइड एंड सस्पेंशन के बारे में। अगर मैं जैसे कि मैंने पहले कहा था, अगर आपको इसके ऊपर पूरी डिटेल्ड वीडियो चाहिए सो आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली पार्ट 1 के अंदर ये सारी चीज़ें कवर हुई हैं ट्रू सॉल्यूशन के रिलेटेड, एंड कॉलॉइड एंड सस्पेंशन पार्ट 2 में कवर किया था, आप उसको जाके उसकी सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5th, 6th एंड 7th को, ठीक है। इसमें कुछ आपको एग्जांपल्स दिए हैं, आपको खाली सॉर्ट आउट करना है कि कौन सा होमोजेनियस मिक्सचर है और कौन सा हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। अभी जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स होता है उसमें जो सॉल्यूट की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो अनइवन होती है, लेकिन एक होमोजेनियस मिक्सचर में सॉल्यूट जो होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। सो पहला है सोडा वाटर, ठीक है। सो सोडा वाटर होमोजेनियस मिक्सचर होगा, एयर होमोजेनियस है, विनेगर, फिल्टर्ड टी, ठीक है। अगर हम एक टी का एग्जांपल देखते हैं, फिल्टर्ड टी, ठीक है, घर में जो हम लोग चाय पीते हैं, सो अगर हम उसका कहीं से भी एक सैंपल लेते हैं तो ठीक है, हमको एक जो टेस्ट आता है वो यूनिफॉर्म ही आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम अगर टॉप साइड से पी रहे हैं तो एक हमको टेस्ट आएगा, बॉटम से पी रहे हैं या मिडिल से पी रहे हैं तो कहीं से उसका टेस्ट बदल जाएगा। वो एक होमोजेनिटी को या होमोजीनियस नेचर को रेफर करता है, ठीक है। सो ये सारे एग्जांपल्स हैं होमोजेनियस मिक्सचर के। ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर में जैसे कि सॉयल है, सैंड है, वुड है, ठीक है, ये सारे हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, आपको एक कलरलेस लिक्विड दे दिया गया है, ठीक है। आपको प्रूफ करना है कि ये वाटर है। वाटर ओबियसली कलरलेस है, लेकिन आपको उसको जस्टिफाई करना है, द कलरलेस लिक्विड विच इज गिवन टू अस इज वाटर, ठीक है। हमारे पास हमको क्या मालूम है कि वाटर फ्रीजेस, ठीक है, एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ये फेस चेंज करता है, ठीक है। ये लिक्विड से सॉलिड हो जाएगा या ये सॉलिड से
लिक्विड बनेगा, ठीक है। ये फेज चेंज करता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। सो वाटर बेसिकली फ्रीज हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर और बॉइलिंग कितने पे होती है 100 डिग्री सेल्सियस पर। अगर हम उस सैंपल को जो हमको लिक्विड दिया गया है उसको लेकर हम लोग बॉयल कर रहे हैं और हम लोग एक सेटअप करके चेक कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर वो बॉयल हो रहा है सो वो वाटर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो अगर आपको पूछा जाए इस क्वेश्चन के बारे में तो आपको ये दोनों चीज़ों को मेंशन करना है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, हमको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, पूछा गया है कि इनमें से कौन से प्योर सब्सटेंसेस हैं और कौन से नहीं हैं। आइस आपका प्योर सब्सटेंस होगा, ठीक है। जो प्योर सब्सटेंस है वो आपका एलिमेंट्स भी हो सकता है या कंपाउंड्स भी हो सकता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। अभी आइस जो है वो वाटर ही है, ठीक है। अभी वाटर का जो फिजिकल चेंज हुआ है, ठीक है, ये फेज चेंज होकर अभी सॉलिड स्टेट में है, आइस है, लेकिन जो केमिकल कंपोजिशन इज सेम एज वाटर, ठीक है। ये वाटर का ही सॉलिड स्टेट है, ठीक है। सो इसको भी हम लोग H2O करके रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये आइस है, ओके। नेक्स्ट है आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, कैल्शियम ऑक्साइड, मर्कुरी, ये सारे आपके प्योर सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, भले ही वो एक एलिमेंट हो या एक कंपाउंड हो, ठीक है। ये भी एक कंपाउंड है, ये भी 2 या 3 चीज़ों से मिलके बना है, 2 चीज़ों से, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड ये कंपाउंड है, मर्कुरी एक एलिमेंट है, ठीक है। अभी ये नेक्स्ट चीज़ें ये आपके प्योर सब्सटेंस के अंदर काउंट नहीं होती हैं, जैसे कि ब्रिक, वुड, एयर, ठीक है, और मिक्सचर, ओके, सॉरी मिल्क। सो ये आपके प्योर सब्सटेंसेस के अंडर में काउंट नहीं होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 8th, 9th, 10th एंड 11th, इसको हम लोग सीरियली कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। समझ लेते हैं कि इसके आंसर्स क्या होंगे, ठीक है। ये लास्ट स्लाइड है। पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमॉन्ग मिक्सचर्स, ठीक है। सॉल्यूशंस मतलब ये ट्रू सॉल्यूशन को हमको आइडेंटिफाई करना है अमॉन्ग दीज मिक्सचर्स, ठीक है। अभी सॉयल एक मिक्सचर है, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, ओके। अभी एयर भी आपका मिक्सचर है, ओके, कोल भी मिक्सचर है। अब ये जो सी वाटर है ये आपका सॉल्यूशन है, ओके। सी वाटर सॉल्यूशन होगा और सोडा वाटर भी सॉल्यूशन होगा। सो आंसर क्या होगा, बी एंड ई, सी वाटर एंड सोडा वाटर। सो आइडेंटिफाई सॉल्यूशंस अमॉन्ग फॉलोइंग मिक्सचर्स में बाकी सारे मिक्सचर्स होंगे, सॉयल मिक्सचर है, एयर मिक्सचर है, कोल मिक्सचर है, ठीक है, सी वाटर सॉल्यूशन है, सोडा वाटर सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th में पूछा है टिंडल इफेक्ट इन चारों में से कौन कौन टिंडल इफेक्ट को शो करता है। हमको मालूम है कि ट्रू सॉल्यूशंस टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं, कॉलॉइडल सॉल्यूशन या कॉलॉइड्स, ठीक है, वो टिंडल इफेक्ट हमेशा शो करते हैं, और जो हमारा सस्पेंशन है वो टिंडल इफेक्ट शो कर सकता है, टिंडल इफेक्ट शो नहीं भी कर सकता है, ठीक है। इट मे और मे नॉट शो टिंडल इफेक्ट, किसके केस में, सस्पेंशन के केस में, लेकिन एक कॉलॉइड हमेशा टिंडल इफेक्ट को शो करता है। मिल्क एक कॉलॉइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, मिल्क क्या है, कॉलॉइड है। सो मिल्क इसका आंसर होगा मिल्क। और ये जो आप देख रहे हैं सॉल्ट सॉल्यूशन, ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये ट्रू सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ये भी नहीं होगा क्योंकि ये एक ट्रू सॉल्यूशन है। अब आता है स्टार्च सॉल्यूशन, ठीक है, ये दोनों होंगे, ये भी एक कॉलॉइड है, मिल्क भी एक कॉलॉइड है, ठीक है। सो ये दोनों टिंडल इफेक्ट को शो करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। हमको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे, सबको सेपरेट कर लेने था, मैंने सेपरेट करके यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। इसको सीरियली देख लेते हैं। एलिमेंट्स, सिल्वर एक एलिमेंट है, सिलिकॉन एलिमेंट है, टिन, ठीक है, जिसको हम लोग एसएन से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर इसका 50 है। सो ये सारे आपके एलिमेंट्स हैं, सोडियम Na, ठीक है, सिल्वर Ag, तो ये सारे हमारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये इनके एटॉमिक सिंबल्स हैं, ठीक है। सपोज ये हमारा सोडियम, सिल्वर, सिलिकॉन, टिन, ऑल दीज आर एलिमेंट्स। नेक्स्ट कंपाउंड्स, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CH4, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, दीज ऑल आर कंपाउंड्स, ओके। देन मिक्सचर्स, ये सारे आपके मिक्सचर्स हैं, शुगर सॉल्यूशन, सॉयल, कोल, एयर, सोप, ब्लड, ठीक है, ये सारे मिक्सचर्स हैं। लेकिन आपको भी जानना चाहिए कि किस टाइप का मिक्सचर है, होमोजीनियस है
या हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, एक शुगर सोल्यूशन ट्रू सोल्यूशन है, होमोजीनियस मिक्सचर, सॉयल हेटेरोजीनियस, कोल हेटेरोजीनियस, एयर होमोजीनियस, ठीक है, सोप हेटेरोजीनियस, ब्लड होमोजीनियस मिक्सचर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हमको फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके बारे में भी मैंने पार्ट 2 में डिटेल में सारे एग्जांपल्स को कवर किया था, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझाया था कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, अभी हम देख सकते हैं कि मैं थोड़ा डिटेल में थोड़ा बता देता हूँ। फिजिकल चेंज में, ठीक है, जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उसमें जो प्रोसेस होता है वो रिवर्सिबल होगा। ठीक है, जैसे कि आइस से वाटर बन सकता है या वाटर से आइस बन सकता है। जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम रहेगी, कोई न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कि अभी आइस से वो वाटर बन गया या वाटर से आइस बना, इसमें किसी भी प्रकार का कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बना है, जस्ट फेस चेंज हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी केमिकल रिएक्शन होता है, कुछ न्यू प्रोडक्ट्स या कुछ न्यू एलिमेंट्स टूट के या कुछ कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, सो उसको हम लोग केमिकल चेंजेस बोलते हैं। ठीक है, अभी ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये आपका केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी आपका केमिकल चेंज है। आयरन के साथ मॉइस्चर, ठीक है, एयर, ये सब जब मिक्स होते हैं तो आपका रस्ट कराते हैं। ठीक है, कुकिंग ऑफ फूड, ये सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं। ठीक है, ये सारे केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रोथ ऑफ प्लांट, रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ कैंडल। ठीक है, अभी जैसे कि देख सकते हैं फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ये आपका फिजिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज नहीं है। मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड, हमको कुछ मिक्स करना है आयरन फिलिंग्स एंड सैंड को, दैट इज ऑल्सो फिजिकल चेंज, इट्स नॉट अ केमिकल चेंज। सो लास्ट में केमिकल चेंजेस के अंदर ग्रोथ ऑफ प्लांट, रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ कैंडल, दीज ऑल आर केमिकल चेंज। सो गाइज, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव रही होगी, तो डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमें भी सपोर्ट मिलता है। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेके आता रहूँगा जो आपके लिए होंगी यूज़फुल। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस ज़रूर पहुँचे। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।